इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अपना ब्रजेश जादव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउस लॉ, गाउस का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो हमारा जो गाउस लॉ है वो क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक वर्ड आएगा क्लोज, या अपन कहेंगे एनक्लोज, ओपन खुला, और ये होगा अपने पास बंद। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको ये खुला क्या होता है। जैसे मान लो हमने एक गिलास लिया, अब आप देखते हो कि इस गिलास में अगर अपन पानी भरते हैं तो ऊपर से पानी डालेंगे यहाँ से, और ये क्या होगा, ये गिलास पानी से भर जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये वाली जो सरफेस है, सतह है, वो कैसी है, ओपन है। तो अपने कैसा सिस्टम लिया है, यहाँ पर ओपन सिस्टम लिया है, खुला सिस्टम लिया है। कैसे लिया है, खुला सिस्टम लिया है। अगर मान लो मैं किसी भी तरीके से इसको पैक कर दूं यहाँ पर, ये यहाँ से भी पैक है, 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 मतलब ये क्या बन गया, क्लोज बन गया। थोड़ी सी फीलिंग आई आपको, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि गाउस ने एक बात कही थी, गाउस का जो लॉ ये तभी एप्लीकेबल होगा, तभी काम आएगा जब हमारे पास में जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं ये होता क्या है। तो देखो, ये होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल फ्लक्स। अपन ने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस वेक्टर, कि किसी भी बॉडी पर कितना भी चार्ज हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और सरफेस एरिया कितना है, डी एस है। इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की थी, लास्ट लेक्चर हमारे पास इसी के बारे में है। तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस वेक्टर हमें पता लग चुका है, लेकिन अब हम ऐसा ही एक फाई का फॉर्म फाइंड करने वाले हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी गाउस लॉ की, क्योंकि गाउस लॉ से हमें क्या मिलेगा, एक फ्लक्स मिलेगा फाई। एक फाई हमें पहले मिल चुका है, अब इन दोनों फाई का जब कंपेरिजन करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि उस बॉडी में से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ई। जब इसका और इसका कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से अपन ई निकाल सकते हैं। इसलिए अपन को रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, गाउस लॉ की। और क्या क्या ज़रूरी है इसके लिए, ये जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, जो पाथ है, जो सिस्टम है, जो बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। दो बातें पता लगी हैं आपको। अब इस लॉ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल फ्लक्स पासिंग, मैंने एक बॉडी बनाई, इस बॉडी में चार्ज रखा Q प्लस Q चार्ज। मैग्नीट्यूड लेना है अपन को, परिमाण लेना है। अब इसमें से देखो, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, आपको पता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ डी एस ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस वेक्टर। तो अब ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के भीतर कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू। ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल फ्लक्स, इस पूरी बॉडी में से कितना फ्लक्स पास होगा, फाई होगा। इस पूरी बॉडी में से कितना फ्लक्स पास होगा, फाई होगा। ध्यान सुनना, समझा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ मैं। फाई होगा, फाई कितना होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द इमेजनरी क्लोज। इसको मैंने क्या माना, इमेजनरी माना। अपन मान के चलना है कि ये क्लोज है, ओपन नहीं है, ठीक है ना। इमेजनरी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज। कितने चार्ज के, टोटल चार्ज के। टोटल चार्ज अपन ऐसे ले सकते हैं इसको, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू। तो ये क्या बन जाएगा हमारे सामने ये ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, क्योंकि इस चार्ज के चारों तरफ इनसाइड द क्लोज सरफेस मीडियम इज एप्सिलॉन नॉट। मीडियम परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की, वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट, दैट द प्रेजेंट इज एप्सिलॉन नॉट। तो इस चार्ज के चारों तरफ कैसा है, कोई मीडियम नहीं है, एयर है या वैक्यूम मान सकते हैं, जिसको अपन मीडियम नहीं मानते हैं। तो
तो यहाँ इसकी परमिटिविटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? चार्ज क्या है? समेशन ऑफ क्यू का मतलब ये है कि इसके अंदर कितना भी चार्ज हो, बाहर कोई मतलब नहीं, चार्ज अंदर होना चाहिए। मैंने क्या बताया था? सिंपल सी बात है कि चार्ज अंदर होना चाहिए, बाहर कोई चार्ज नहीं होनी चाहिए, बॉडी क्लोज होनी चाहिए। और इस चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, इस पूरी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? कितना हो रहा है? इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज दैट क्लोज सरफेस, उस सरफेस के भीतर जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई आ जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद प्रश्न निकलने वाला कुल फ्लक्स, निकलने वाला देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा। जैसे मैंने थोड़ी सी बात बताई आप लोगों को, जैसे मान लेते हैं ये प्लस क्यू है, ये ई बना और यहाँ पर इसका सरफेस एरिया हो गया ds, थीटा बन गया यहाँ पर। अब यहाँ देखो एक बार, यहाँ से फाई कितना मिलेगा? डी फाई मिलेगा, कितना मिलेगा? ई डी एस, वेक्टर लगाया, इस जगह से मिला, इस जगह से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। पर मान सकते हैं ना, बहुत सारी जगह हमारे पास हम मान सकते हैं। तो पूरी बॉडी से कितना मिलेगा? इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो डी फाई क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेशन कर देंगे, ई डी एस, इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो मैं आपको यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। अभी अपन ने इंटीग्रेशन तो कर दिया, समाकलन हो गया, ठीक है, पूरी बॉडी का निकालेंगे, लेकिन पूरी बॉडी कैसी है बेटा? क्लोज है, तो क्लोज के लिए अपन क्या लगा देंगे? साइन लगा देंगे। इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है ना, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज बॉडी, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस या क्लोज बॉडी। बंद पथ का रेखीय समाकलन, क्या बोलेंगे? बंद पथ का रेखीय समाकलन। तो बात समझ में आई? या थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, फाई नेट, इस क्लोज बॉडी से कितना फ्लक्स निकलेगा? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ क्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितने भी चार्ज हैं उनका एलजेब्रिक सम होगा। क्या होगा बेटा? एलजेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग होगा, क्योंकि इसमें क्या हुई? अदिश राशि तो है नहीं, बीजगणितीय योग होगा। अब इसको क्या ले सकते हैं अपन? क्यू अपॉन, अगर मान लो एक ही चार्ज है हमारे पास तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। तो बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट लॉ है, याद रखना है, आगे इसको अपन प्रूव भी करेंगे। आगे देखते हैं, मैं डायग्राम समझा दिया। किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज रखा रहता है, उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन नॉट है। चार्ज कितना निकलेगा? यहाँ से चार्ज कितना है? प्लस क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो समेशन ऑफ क्यू क्या है? चार्ज इनक्लोज इन ए क्लोज सरफेस, बंद पथ में स्थित आवेश है। बंद पथ जो है, बंद सिस्टम जो है, इसके अंदर आवेश है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फाई। फाई क्या है? नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, बंद पथ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब बेटा हमें दो फॉर्मूले मिले फाई के, कौन कौन से मिले? एक मिला फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक मिला हमें यहाँ से, देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा? डी फाई, फाई हो जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रल, ये हुआ ई वेक्टर और ये हुआ डी एस वेक्टर। बात समझ में आ गई? ये क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये बंद है। समाकलन क्यों किया? क्योंकि अपन डी फाई यहाँ पर है, यहाँ पर अपन डी एस लिया है, तो क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे, तो डी फाई कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर आप एस लिख सकते हो। इस फॉर्मूले का एक तरीके से और लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ ए आ जाएगा फिर, ठीक है। ज़्यादातर बुकों में आपको यही मिलता है। तो ये हमारा खत्म हुआ। अब अपन चलते हैं, दोनों में एक बार रिलेशन निकालते हैं। ओके, अब बच्चों तो अपन निकालते हैं रिलेशन। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी कि फाई इक्वल टू होता है समेशन ऑफ क्यू एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अपन को एक बात पता है कि एप्सिलॉन नॉट, बात करते हैं इसकी, तो k इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई k हो जाएगा। इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर, तो मेरे पास कितना मिल जाएगा? q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई k।
दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 पाई के। मैंने इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पर 4 पाई के क्यू। तो फाई की वैल्यू हमें एक तो ये मिली, ये मैं न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। एक फाई अपन ने पढ़ा हुआ है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो एक हमारे पास फाई ये है, एक फाई ये है, दोनों को लिख देते हैं अपन एक साथ में। तो फाई का बनेगा नया फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस। ओके, ये हमें आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से आया है। एक आया है समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं 4 पाई के क्यू। इसकी रिक्वायरमेंट तो हमें बहुत कम पड़ती है, न्यूमेरिकल में पड़ सकती है, बाकी आप ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो समझ में आ गया। इसको बोल देते हैं अपन, इसको बोलते हैं, वापस बता रहा हूँ मैं, क्लोज इंटीग्रेशन, लीनियर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, बंद पथ का रेखीय समाकलन। अब देखते हैं, मैंने एक बनाया स्फीयर फॉर्म बनाया, जैसे ये बनाया अपन, इसके भीतर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से देखो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि प्लस की वजह से कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है, आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड। आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताई थी, विद्युत क्षेत्र रेखा जब पढ़ाई थी उसमें बताया था कि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जाती है, माइनस की वजह से अंदर आती हैं। तो ये ई हो गया। अब बात करते हैं डीएस पार्ट की। तो यहाँ देखो, ये जो मैं आप डायग्राम ले रहा हूँ ये सिमेट्रिक लेते हैं अपन, सममित आकृति ले रहे हैं। कैसी ले रहे हैं बेटा, सममित ले रहे हैं। सममित में क्या होगा, यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही रहेगी, वो भी यहाँ रहेगी, वो भी यहाँ रहेगी, मतलब ये सारी डिस्टेंस जो हैं वो कैसी रहेंगी, सेम होंगी। देखो सरफेस से सेंट्रिक डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ देखो, ये जो आप देख रहे हो ये छोटा सा एरिया मैंने कहा डी एस, इसी तरह यहाँ हो जाएगा, एक छोटा सा एरिया यहाँ मान लेते हैं, ये डी एस हो गया। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एरिया वेक्टर की मैंने डायरेक्शन बताई है आपको, परपेंडिकुलर या नॉर्मली होती है, सरफेस से आउटवर्ड होती है, आपकी नाक की सीध में होती है या अपनी आँख की सीध में होती है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से वही फॉर्मूला वापस घूम के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। इन दोनों में देखें, यहाँ थीटा कितना होगा बताओ मुझे, 0 डिग्री होगा। इन बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर, फाई इक्वल टू ई डी एस वेक्टर, इसे खोल दे तो बनता है ई डी एस कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा जब 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा, फाई इक्वल टू ई डी एस, दैट मीन्स फाई इक्वल टू ई डी एस। अब अपन प्रूव करते हैं, अपन ने फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट को प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे आया। एक देखो, हालांकि ये लॉ जो होते हैं वो पहले से प्रूव होते हैं, अब अपन को अपनी रिकमेंडेशन है बुक के अकॉर्डिंग, तो अपन को एक बार प्रूव करके देख लेते हैं, चेक करते हैं कि सही है या गलत है। ओके, तो बच्चों हम प्रूव कर रहे हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तरीके से अपन प्रूव करते हैं, एक तो कंडीशन लेंगे सिमेट्रिक की और एक अपन लेंगे अनसिमेट्रिक की। तो अनसिमेट्रिक में थोड़ा सा 11 में कुछ पार्ट होता है, उसको मैं इसके बाद में करवाऊंगा, पहले ये वाला कर लेते हैं। दोनों ही वैलिड हैं, दोनों जो करके आओगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब होता क्या है कि सबसे पहले डायग्राम बनाना है अपन को। इस डायग्राम के भीतर ये जो बॉडी है इसको मैंने कहा ये बिल्कुल बंद है, कहीं से ओपन नहीं है। एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इसको बोलते हैं अपन गॉसियन सरफेस। जब अपन ने गॉसियन बोल दिया तो क्लोज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गॉसियन खुद अपने आप में क्लोज होती है। गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ बोल देंगे। ये चार्ज रखा हुआ है, ये हो एनक्लोज चार्ज, बंद आवेशित है, ये इस पूरी बॉडी के भीतर है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये अपन ने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखा है। अगर यहाँ देखें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डी एस वेक्टर। इसी तरह यहाँ हो जाएगा, इसी तरह यहाँ हो जाएगा, इसी तरह यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, आर है।
बहुत छोटी है इसलिए इसको आर लिया है, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके से मैं यहाँ कर सकता हूँ, कहीं भी निकाल सकता हूँ। मैंने मान लिया इस ये चार्ज रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ओ पॉइंट पर। किस पॉइंट पर रखा हुआ है? ओ पॉइंट पर। इस स्पेयर में, ये स्पेयर मान लें इसको, या एक क्लोज बॉडी मान लेते हैं, इसके सेंटर में रखा हुआ है और यहाँ से वो डिस्टेंस आर ली हमने और एक छोटा सा पॉइंट एज्यूम कर लिया। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट अपन एज्यूम किया, छोटा सा एरिया एज्यूम कर लिया, इसको कहा मैंने पी। क्या कहा? पी। अब देखो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, आउटवर्ड होता है। और इसका जो सरफेस एरिया है, इसका एरिया एलिमेंट यहाँ पर कहा एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसका ऐसे होगा। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर होगा, ऐसे यहाँ पर होगा। अपन इसको एज्यूम कर रहे हैं, इसको एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको अपन साफ कर सकते हैं यहाँ से, मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया है इसको। ओके, अब यहाँ देखें आप, यहाँ थीटा की बात करते हैं तो थीटा कितना होगा हमारे पास? 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि डी एस और ई, डी एस वैक्टर एंड ई वैक्टर आर along द डायरेक्शन ऑफ डी एस वैक्टर इज along द डायरेक्शन ऑफ ई। ओके, जो अपने पास एरिया वेक्टर है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, मतलब समांतर कह सकते हैं अपन, पैरेलल कह सकते हैं। ये चारों तरफ जो मीडियम है इस चार्ज के, वो कैसा है भाई? वैक्यूम है। इस पी पॉइंट को कहाँ डाला अपन ने? यहाँ डाला, ठीक है। प्रूव करना है अपन को फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो मैं शुरू करता हूँ इसका डेरिवेशन, ठीक है ना। नेट फ्लक्स passing through the closed surface। इसे कहने का मतलब ये होता है कि इस फ्लक्स, ये जो क्लोज सरफेस है, इसमें से कुल फ्लक्स कितना निकल रहा है? बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स। थ्योरी में कम ही लिखा हुआ, डेरिवेशन में फाई लिखा। ओके, देखो यहाँ ई भी है, डी एस भी है, क्लोज लगाया, ई वेक्टर डी एस। ओके, ये समझ में आया अपन को। अपन कुछ कई बार क्या होता है, अपन और अच्छा करने के लिए यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट, क्योंकि क्यू नोट की वजह से, खुद की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होता। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कहीं ई लगा हुआ है, ई को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ई क्या होता है? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश है। कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो अपने पढ़ा हुआ है पॉइंट चार्ज की वजह से, याद करो एक प्लस क्यू चार्ज हुआ करता था, उससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट पी मानते थे, या ई वेक्टर लगाते थे, एफ वेक्टर लगाते थे, और ई जो होता था वो होता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भूलो मत, याद करो, होता था ना अपने पास में। तो ये उसी की बात कर रहा है भाई। तो ई कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। देखो इक्वेशन मानने से बच्चों को थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा। इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या होने वाला है आगे। इसको उठा के अपन यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास फाई क्लोज इंटीग्रेशन। ई की वैल्यू कितनी है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पीछे क्या आया? डी एस। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये डी एस जो है इसको अपन ने खोला नहीं है, इसको अपन खोल लेंगे तो इसको फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। थीटा कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर 0 है, तो कितना बन जाएगा? नेक्स्ट टाइम यही ले लेता हूँ मैं, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको खोलना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर आराम से रख सकते हैं
ई की वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने खोला, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ये एज इट इज आ गया, ई डी एस आ गया। ओके, अब चलते हैं अपन यहाँ रखते हैं, तो वैल्यू पुट की मैंने इसमें ई डी एस के क्यू अपन आर स्क्वायर, आगे आया पीछे आया डी एस, यहाँ में लिखा मैंने फाई। अब देखो के कांस्टेंट होता है 1/4πε0, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्यू जो है वो फिक्स है, चार्ज कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है, चेंज नहीं हो सकती। आर स्क्वायर, यहाँ देखो ये आर है वो कांस्टेंट है, अगर आप इस पी पॉइंट को यहाँ लोगे तो भी आर यही रहेगा, यहाँ लोगे तो भी आर रहेगा, ये भी आर सेम रहेगा। यही तो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है वो सिमेट्रिक के लिए आती है। कोई आकृति कैसी होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखो अगर मान लो चार्ज यहाँ रखा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कई बार ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लो अपने बेलन ले लिया तो यहाँ से ये डिस्टेंस अलग होगी, ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी। अगर अपने एज ए क्यूब लिया तो भी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है पी और ओ की, ये कैसे रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तीनों कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाला, के को क्यू को बाहर निकाला, आर स्क्वायर को बाहर निकाला, क्लोज इंटीग्रेशन लगाया, ये आ गया डी एस। यहाँ अपन एस लगा सकते हैं। अब बात आती है डी एस क्या है, देखो ये क्लोज हुआ और ये डी एस, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 4πr²। मैं लिख देता हूँ ये होता क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। किसका सरफेस एरिया है ये, स्फीयर का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या अपन देखो ds, अगर केवल मान लो यहां पर ये होता, ठीक है, तो भी अपन 4πr² लिखते। तो ये जो गोला है ये आपको बताता है कि ये पूरी बॉडी कैसी है, क्लोज है। बात समझ में आ गई, मतलब इसका मतलब भी 4πr² ही होगा। अब देखो पुट करते हैं वैल्यू, मैंने लिखा फाई, यहाँ आया के, ये क्यू r² इंटू 4πr², r² से r² कैंसिल हुआ। अपन को पता है के की वैल्यू कितनी होती है, के इक्वल टू होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ से आया ये फाई 1/4πε0, ऊपर क्या बचा क्यू, इधर मल्टीप्लाई में कितना है 4π से 4π कैंसिल हुआ, तो फाई कितना आया, फाई आया Q/ε0। हमें यही प्रूव करना था और ये आगे आपके 2 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको टॉपिक बताया, डेरिवेशन बताया है, ठीक है ना, क्लियर हुई चीज़। तो फाई कोड कितना है Q/ε